और स्मॉल केस पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। How small case works with my demat account? For example, we have 4 portfolios which are active on small case. So there are two ways of analysis. One is technical analysis and one is fundamental analysis. What is this small case? थोड़ा सा अगर आप explain करो कि how small case works with my demat account. So small case is like a marketplace of portfolios. Just like आप Amazon पे जाके कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो, वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग किसी मैन्युफैक्चरर ने करी होगी, किसी ट्रेडर ने करी होगी, वैसे ही हम हमारे पोर्टफोलियोज इशू करते हैं स्मॉल केस पे, पब्लिश करते हैं एंड वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो वेरियस फंड मैनेजर्स के एंड इवन हमारे पोर्टफोलियोज़ को. फॉर एग्जांपल वी हैव 4 पोर्टफोलियोज विच आर एक्टिव ऑन स्मॉल केस. सो आप जाके एनी वन ऑफ दोज 4 पोर्टफोलियोज यू कैन सब्सक्राइब एंड उसका रेगुलर अपडेट्स आपके पास आना चालू हो जाएगा. एंड यूजिंग जस्ट वेरी few clicks you can execute the same portfolio in your demat account as per your fund size, and you will get regular rebalance update, and that also will be executed in your demat. So I need to connect my small case, my demat account with small case. Yes. And small case पे भी ना मतलब I want to add one more thing here कि we are one of the very first portfolio manager from Central India who is available on small case. मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, बट नोबडी इज़ अवेलेबल देयर ऑन स्मॉल केस. वी आर द वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू जो आज की डेट में अवेलेबल हैं. और स्मॉल केस पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ओनली बिकॉज जैसा कि बहुत कम ही लोग इस पर रजिस्टर्ड हैं, सेबी रजिस्टर्ड हैं. सो देयर आर ओनली टॉप 120-30 पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर देयर. सो इन्वेस्टर इज़ वन ऑफ देम. मैं एक बार जैसे आपने बोला कि कोई भी पोर्टफोलियो मॉडल पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 अप्रोच होते हैं, ग्रोथ, वैल्यू एंड मोमेंटम. थोड़ा आप इसको एक बार एक्सप्लेन करिए क्या है ये तीनों एंड हाउ इट एक्चुअली टर्न्स इनटू अ पोर्टफोलियो. सो जैसे कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जब हम स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो 3 आइदर ऑफ द 3 अप्रोच अपनाते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग. जैसे ग्रोथ, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी अगर आप कुछ एग्जांपल्स देंगे इसको. यस डेफिनेटली. तो पहले मैं आपको स्ट्रेटजी क्या होती है ये बताता हूँ, फिर आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो. सो जैसे हो गया वैल्यू इन्वेस्टिंग. तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, मान लीजिए कि कोई चीज़ वैल्यू पे मिल रही है, मतलब अच्छी वैल्यू पे मिल रही है. एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कलर प्लस की टी शर्ट पहन रखी है फॉर एग्जांपल, और कलर प्लस एक अच्छा ब्रांड है और टी शर्ट्स अच्छी आती है, लेट्स से 2000 रुपये की आती है. फॉर एन एग्जांपल आपको पता चलता है कि कलर प्लस के ऊपर सेल लगी है एंड दे आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट. तो वही टी शर्ट जो 2000 रुपये की थी वो आप 1000 रुपये में मिल रही है, तो आप लेने जाएंगे या नहीं जाएंगे? ऐसा है, डेफिनेटली जाएंगे क्योंकि यू आर लॉयल कस्टमर टू देम. सो अब यहाँ पर क्या होता है कि वैल्यू स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो अपनी एग्जिस्टिंग इंट्रिंसिक वैल्यू से कम रेट के ऊपर अवेलेबल है मार्केट के अंदर. सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू स्ट्रेटेजी. 100 रुपये का स्टॉक हमको 50 रुपये पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इसको हम वैल्यू कहते हैं. सेकेंड इज ग्रोथ. ऐसी कंपनीज जिसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन, इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ जिसको हम बॉटम लाइन टॉप लाइन कहते हैं. तो ये सब में जो अच्छी कंपनीज होती है जिस पर ग्रोथ अवेलेबल है वो सब ग्रोथ स्ट्रेटजी का पार्ट होती हैं. ये कंपनीज जनरली आपको बहुत सस्ती नहीं मिलेंगी, तो ये वैल्यू जोन में नहीं मिलेंगी आपको ये कंपनीज, और ये पार्ट होती है ग्रोथ स्ट्रेटजी का. तो शायद 100 रुपये की कंपनी आपको 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये पे अवेलेबल होगी, विच इज़ फेयर वैल्यू जिसको कह सकते हैं, विच इज़ नॉट अ चीप वैल्यू, विच इज़ अ फेयर वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ. और मोमेंटम वो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं गया कि भाई एवरेज एक अच्छा फ़ोन मिलता है मार्केट के अंदर 50,000 रुपये का, बट जब मैं आईफोन लेने गया तो आईफोन मिल रहा है मुझे 1 लाख रुपये का. वाई? बिकॉज यहाँ पर उस फ़ोन की डिमांड है, उस फ़ोन की बाइंग है. इसी तरह से स्टॉक, कौन सा स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी, कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मोमेंटम स्ट्रैटेजी. देयर आर सर्टन पैरामीटर्स जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये स्टॉक के अंदर कंटिन्यूस मोमेंटम बिल्ड है. शायद ऐसा स्टॉक आपको 100 रुपये का स्टॉक आपको 120 रुपये पे ही खरीदना पड़ेगा, बट डेफिनेटली स्टॉक में मोमेंटम है तो उसके चांसेस है कि वो 120 का स्टॉक 150, 180 या 200 पे भी बिकने के चांसेस है. सो ये तीनों के अंदर डिफरेंस है मेजरली. एक वैल्यू है, मतलब चीप
या हमको सस्ती चीज़ें खरीदने की इच्छा होती है कि अच्छी चीज़ जो सस्ते रेट पे अवेलेबल है, दूसरा जो फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है, तीसरा प्रीमियम है, तो देयर माइट बी सर्टन पैरामीटर जिसके कारण वो प्रीमियम पे अवेलेबल है। शायद मार्केट उसके अंदर और ज़्यादा प्रीमियम दिखता है या और ज़्यादा वैल्यू दिखता है, इसी कारण शायद वो चीज़ प्रीमियम पे अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ओके, तो ये तीनों स्ट्रैटेजी जैसे मतलब अलग अलग पोर्टफोलियोज में लगती है या इनके कॉम्बिनेशन और मतलब या तीनों स्ट्रैटेजी किसी एक पोर्टफोलियोज में लगाई जा सकती है? So actually, although ये तीनों different schools of thoughts है and different approaches है, but what we do is a combination of all these. So for example, if we are buying a stock, we want कि वो stock के financials अच्छे हो. That should be a growth stock. That there should be solid fundamentals, solid financials of the company. Apart from that, वो जो sector होना चाहिए, वो sector में एक अच्छा momentum होना चाहिए. The market should value that sector more. Global and local जो economic factors है वो sector को promote करने चाहिए. And apart from that, that should be available at a good fair price. मतलब उसमें value भी होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि अपन बहुत ज़्यादा hype, बहुत ज़्यादा यूफोरिया में खरीद रहे वो stock को. Obviously आपका buying price higher रहेगा तो आपका return भी at the end उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा as compared to द सेम स्टॉक जो आप नीचे के लेवल्स पे लो. तो वी वांट टू टाइम द मार्केट राइट, वी वांट टू get in a good sector, get in a good company all the time. So it is a combination of all three strategies. एड वन मोर थिंग हियर कि जैसे हमने बोला ये तीन स्ट्रैटेजीज हैं, वैसे ही एनालिसिस के भी तरीके होते हैं. सो देयर आर टू वेज ऑफ एनालिसिस, वन इज़ टेक्निकल एनालिसिस एंड वन इज़ फंडामेंटल एनालिसिस. तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस मोमेंटम को, प्राइस पैटर्न्स को हम रीड करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमको किस स्टॉक के अंदर कब एंटर करना और कब एग्जिट करना है. इसी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि हमको कौन से स्टॉक, मतलब कौन सा स्टॉक कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है. ये कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट को रीड आउट करते हुए आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती है. अब एक हो गया स्ट्रैटेजी और एक हो गया एनालिसिस. लेट्स से ये तीनों ही स्ट्रैटेजी सही हैं और ये तीनों ही स्ट्रैटेजी गलत भी एट द सेम टाइम. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. यदि हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आइडेंटिफाई किया और उसके अंदर मोमेंटम आइडेंटिफाई किया, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है टू आउट परफॉर्म मार्केट. ओके, बट मैंने केवल टेक्निकल देखा और मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब मार मुझे ज़्यादा भी पड़ सकती है. तो जब फंडामेंटल को कंबाइन करते हैं मोमेंटम के साथ में, तो ये एक बहुत अच्छी ब्लेंड अप्रोच बनती है. इसी तरह से जब हम वैल्यू को कंबाइन करते हैं टेक्निकल के साथ में, क्योंकि देखो एक चीज़ आइडेंटिफाई करो आप कि यहाँ पे हमको टेक्निकल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वैल्यू कंपनी हो सकता है कि अगले 10 साल तक वो वैल्यू जोन में ही बनी रहे, वो आउटब्रेक ही नहीं करे, आउट परफॉर्म ही नहीं करे मार्केट को. वो चीप है, सस्ती मिल रही है, सस्ती ही अवेलेबल हो हमेशा ऐसा. तो वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस जो टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि कब स्टॉक के अंदर प्रॉपर मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और वैल्यू जोन में अवेलेबल है. बट ये वैल्यू जोन कब ब्रेक करके बाहर आउट परफॉर्म करेगी मार्केट को, ये टेक्निकल बताएगा हमें ऐसा है. तो टेक्निकली मोमेंटम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमको इसके अंदर. तो जब हम टेक्निकल, फंडामेंटल और इन स्ट्रेटजीज का ब्लेंड बनाते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमको कहाँ पर किधर इन्वेस्ट करना है.